स्वागत है फिर से आप सभी का अपने चैनल पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 3 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 का नाम है आपका डिजिटल पेमेंट, क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है किस टॉपिक के बारे में? सबसे पहले आपको पढ़ना है डिजिटल पेमेंट एंड इनोवेशंस के बारे में। तो डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है? डिजिटल पेमेंट जो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि कंडक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म विदाउट एक्सचेंजिंग फिजिकल कैश। इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है बिना एक्सचेंज किए फिजिकल कैश वगैरह को। दे आर प्रपोज्ड यूजिंग डिजिटल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, कंप्यूटर, पीओएस मशीन और क्यूआर कोड। ये सारे के सारे डिजिटल डिवाइसेज लाइक स्मार्टफोन वगैरह के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। इनके अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होता कैश वगैरह, और ये टोटली फ़ोन वगैरह के माध्यम से हो जाता है। हालांकि आप इसका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। अगर आप इवोल्यूशन की बात करें डिजिटल पेमेंट्स किस प्रकार से आया, तो पहले फेज़ के अंदर कार्ड बेस्ड पेमेंट आया था, इसके अंदर एटीएम वगैरह ये सारी चीज़ें लाई गई थी। फिर फेज़ 2 के अंदर इंटरनेट बैंकिंग लाया गया, एनईएफटी, आरटीजीएस को लाया गया था। फिर मोबाइल वॉलेट लेके आया गया था पेटीएम, मोबीक्विक 2010-15 में। इसमें वॉलेट बने थे, वॉलेट में हम पैसे डालते थे, फिर वॉलेट से हम पे कर पाते थे किसी और वॉलेट के अंदर ही। लेकिन फिर 2016 के बाद आपके पास यूपीआई आ गया था, जिससे रियल टाइम पेमेंट हो गया, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर होने लग गया, 24/7 सपोर्ट मिलने लग गया। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था। फिर फाइनली फेज़ 5 आया था 2022 में, भी रिसेंट में आया था। इसके अंदर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आई गई थी और एम्बेडेड फाइनेंस लेके आया था। डिजिटल रुपये वगैरह के बारे में बताया गया था, लाइक बाय नाउ पे लेटर वगैरह। ये सारी चीज़ें 2022 के बाद आना शुरू हो गई थी। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर आप देखते हैं तो डिजिटल पेमेंट का एक काफ़ी बड़ा युग देखने को हमारे को मिलता है। इंडिया टर्निंग पॉइंट, इंडिया के अंदर टर्निंग पॉइंट कब आया? इंडिया के अंदर टर्निंग पॉइंट है ना 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद आया था, जहाँ से टेम्परेरी कैश शॉर्टेज हो गया था, लेकिन मोबाइल वॉलेट और यूपीआई अडॉप्शन हो गया। मतलब हर बंदा यूपीआई के ऊपर टिकने लग गया, और रैपिड स्मार्टफोन पेंट्रेशन, लो कॉस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई की वजह से इंडिया का एक टर्निंग पॉइंट इसको कहा जाता है। फिर सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है इसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। क्या स्ट्रक्चर होता है? जिसके अंदर एक पेयर होता है, एक पेई होता है। इनिशिएटिंग ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन, द रिसीवर ऑफ द फंड को पेई बोला जाता है। फिर बैंक होता है, इश्यूअर बैंक, पेमेंट गेटवे होता है, किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधार हो सकता है, उदाहरण के लिए रेजर पे वगैरह। फिर रेगुलेटर हमारा आरबीआई रहता है, और क्लियर करने का काम आपका एनपीसीआई और आरबीआई के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन आप याद कर लीजिए किस प्रकार होता है। पेयर होता है सबसे पहले, फिर इशूअर का बैंक आ जाता है, फिर पेमेंट गेटवे के माध्यम से एक्वायर बैंक में जाता है, पेई के पास पहुंच जाता है। मैंने पे करा, मेरे बैंक से गया, पेमेंट गेटवे के माध्यम से गया, जिसको पे करा उसके पास गया, और ये आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार हो जाता है। टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, कितने प्रकार के होते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम, उसके विषय में हमें पढ़ना है। सबसे पहले आता है रिटेल पर पेमेंट सिस्टम। रिटेल में पेमेंट सिस्टम कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले आया आपके पास यूपीआई, जिसके अंदर रियल टाइम 24/7 ट्रांसफ़र होता है, जीरो और वेरी लो कॉस्ट पे हो रहा होता है। फिर कार्ड बेस्ड आया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये सारी चीज़ें लाई गई। फिर आया मोबाइल वॉलेट, सेमी क्लोज लाइक मोबीक्विक वगैरह के अंदर आया था। फिर क्यूआर बेस्ड पेमेंट आ गया था, जिसके अंदर क्यूआर वगैरह के माध्यम से पेमेंट होने लग गया था स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह के पास, जैसे कि आजकल हो भी रहा है। ठीक है। फिर आता है होलसेल पेमेंट सिस्टम। होलसेल पेमेंट सिस्टम के अंदर आरटीजीएस आ जाता है। एक तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, जिसके अंदर बड़े मात्रा में बड़े पेमेंट वगैरह आरटीजीएस कराया जाता है। आमतौर पे जो क्या कहते हैं होलसेलर्स मार्केट होते हैं, लाइक आपका दिल्ली सदर बाजार वगैरह, तो जितने बड़े बिजनेसेस बैठे हैं ना, सब आरटीजीएस वगैरह या फिर एनईएफटी करते हैं। ठीक है। हाई वैल्यू बैंक ट्रांसफ़र, इंटर बैंक सिस्टम, कॉर्पोरेट डील्स वगैरह के लिए बैंक ट्रांसफ़र वगैरह भी देखी जाती है, जो इंटर बैंक ट्रांसफ़र हो जाता है। देन आता है आपके पास ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी। अब ब्लॉक चेन का मतलब क्या होता है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है जो कि सिक्योरली एंड परमानेंट रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को अक्रॉस डिसेंट्रलाइज नेचर, पूरे के पूरे डिसेंट्रलाइज नेचर के बीच में। हर ब्लॉक कंटेन करता है ट्रांजेक्शन डाटा को, एंड द प्रीवियस ब्लॉक हैश मेकिंग द डाटा इम्यूटेबल। फिर आता है एप्लीकेशन बियॉन्ड क्रिप्टो, तो यूज्ड इन बैंकिंग फॉर फास्टर ट्रेड। बैंकिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है? फास्टर ट्रेड, फिनांस, इन सप्लाई चेन्स टू ट्रैक प्रोडक्ट मूवमेंट, जिससे कि प्रोडक्ट मूवमेंट को ट्रैक की जा सके, एंड फॉर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और ट्रैक किया जा सकता है प्रोडक्ट मूवमेंट को और सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट्स होते हैं जो कि क्रिप्टोग्राफी के द्वारा, ब्लॉकचेन वगैरह जैसे बिटकॉइन वगैरह आपने सुना होगा, इनको क्रिप्टो करेंसी होते हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं, क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सिक्योर किए जाते हैं, इन्हीं को आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और इनकी भी इंडिया के अंदर लीगल पोजीशन आ चुके हैं। ठीक है।
डिजिटल पेमेंट और क्रिप्टो करेंसी के विषय में कि कंपेरिजन दे रखा है कि डिजिटल पेमेंट जो होता है हाईली रेगुलेटेड है, लेकिन क्रिप्टो लाइट लेवल पे होता है। डिजिटल पेमेंट आपका स्टेबल है, क्रिप्टो वॉलेट है। डिजिटल पेमेंट सेंट्रलाइज है, क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज नहीं होता। और डिजिटल पेमेंट में बहुत कम रिस्क है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आखिरी टॉपिक आ जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन कंक्लूजन। सामाजिक और इकोनॉमिक में क्या आया, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर आपको बताया जाता है कि डिजिटल फाइनेंस ड्राइव्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, एम्पावर वुमेन्स, फॉर्मलाइजेज द इकोनॉमी एंड रिड्यूस करप्शन एंड कैश हैंडलिंग कॉस्ट। ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं रिस्क वगैरह के बारे में अगर, तो रिस्क के अंदर आपको बताया जाता है द इकोसिस्टम मस्ट मैनेज डिजिटल डिवाइड, डाटा मिसयूज, साइबर क्राइम, फिशिंग एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। इससे कई सारे रिस्क भी हैं, जैसे डाटा का मिसयूज़ होने लग गया, साइबर क्राइम बढ़ने लग गया, फिशिंग होने लग गया है। और कंक्लूजन अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो कंक्लूजन में आपको ये बताया जाएगा कि डिजिटल पेमेंट की वजह से है ना काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर गई, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई। एक बूस्टिंग एफिशिएंसी देखी गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट मैकेनिज्म आ गया, रेगुलेटरी ओवरसाइट रिमेन स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड प्रिवेंट सिस्टमेटिक रिस्क। द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग इनोवेशन एंड स्टेबिलिटी थ्रू इफेक्टिव रेगुलेशन। अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आपको इफेक्टिव रेगुलेशन के साथ ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3। उम्मीद करते हैं यूनिट नंबर 3 में कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अगले सब्जेक्ट अगला एग्जाम कौन सा उसके विषय में कमेंट करके बताइए। हर एग्जाम से पहले हम आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई छोटा भाई भी है जिसका या तो सेकंड सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर हो, तो उस तक को बता दीजिए, फिर उसकी डेट शीट एडमिट कार्ड किसी भी तरीके से कमेंट वगैरह के माध्यम से बता दीजिए। उनके लिए भी पूरी तैयारी कराई जाएगी और काफ़ी बढ़िया तरीके से कराई जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।